हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने हमारे चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। ठीक है, इसके अलावा हमने कैसे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस काउंट करते हैं उसके ऊपर बेस्ड भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट हमने देखा था। ठीक है, और आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हमने ड्रॉबैक्स पढ़े थे, ठीक है ना, बोहर मॉडल के। उसमें आपके दो कॉन्सेप्ट आए थे, दैट इज डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो उसी में से फर्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है दैट इज डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, वो हम आज स्टार्ट करते हैं कि वो क्या है। ठीक है ना, तो देखिए आज हमारा टॉपिक रहेगा डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, ठीक है। डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट होता है कि जिस तरह आपने अभी देखा था पिछले लेक्चर्स में कि जैसे आपकी जो लाइट होती है उसका भी ड्यूअल नेचर होता है। मतलब वो एक एज ए वेव की तरह भी वर्क करती है और एज ए पार्टिकल की तरह भी वर्क करती है। वैसे ही जो मैटर होता है, मैटर, उसका भी ड्यूअल नेचर होता है। वो भी एक वेव की तरह भी वर्क करता है और एक एज ए पार्टिकल की तरह भी वर्क करता है। मैटर मतलब कुछ भी, जैसे ये क्या है आपका मार्कर, ये भी एक मैटर है ये, ठीक है ना। तो मैटर भी ड्यूल बिहेवियर शो करता है, ठीक है ना। एक रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था ये, ठीक है ना। तो यही कॉन्सेप्ट है जो आपके डी ब्रोगली भाई साहब ने दिया था। इसने क्या बोला था, अगर हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ें, ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये हमें क्या बताता है कि मैटर का जो होता है ड्यूल नेचर होता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं दिस कॉन्सेप्ट टेल्स अस अबाउट ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। नेचर के ड्यूअल नेचर को हमें बताता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें क्या बताता है कि जो आपके मैटर होता है वो भी एज ए पार्टिकल और एज ए वेव की तरह वर्क कर सकता है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, मैटर कैन आल्सो वर्क एज ए वेव, एक वेव की तरह वो वर्क कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ मैटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैटर मतलब कुछ भी मैटर, ठीक है। जैसे ये होल्डर हुआ, मैं हुआ, आप हुए, हाथी हुआ, ये सब क्या मैटर की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो उसके साथ एसोसिएटेड क्या होती है, वेव होती है। जैसे आपका जो पार्टिकल है, ठीक है ना, ये पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसके साथ साथ क्या रहेगी, इससे एसोसिएटेड इसके साथ एक वेवलेंथ रहेगी, ठीक है। इसके साथ साथ एक एसोसिएट वेवलेंथ रहेगी, ठीक है। मैटर के साथ साथ इसका पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा, ठीक है ना। लेकिन तकलीफ क्या है कि ये जो आपका सिस्टम है, जो कॉन्सेप्ट है, ये केवल और केवल स्मॉल मासेस के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। अगर जैसे जैसे आपका मास बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो आपकी वेवलेंथ है वो इतनी कम हो जाती है कि वो इनसिग्निफिकेंट होती है, ठीक है ना। जैसे हम चलते हैं, ठीक है, तो हमारे साथ भी एक वेवलेंथ एसोसिएट है, पर उसकी जो वैल्यू आती है वो इतनी नेग्लिजिबल आती है कि वो हम उसको काउंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या ले सकते हैं, दिस कॉन्सेप्ट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है ना। उन्हीं के ऊपर जिनका मास क्या होता है, कम होता है, उन्हीं के ऊपर अप्लाई होता है ये, ठीक है ना। क्लियर? ये अभी हम आगे चल कर देखेंगे भी सही कि इसकी वैल्यू जो बड़े मास के लिए वो कितनी आती है, ठीक है ना। वो हम जब इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे तब हम उसमें देखेंगे, ठीक है। एक और चीज़, ये जो इसने बताया था कि जो आपका मैटर है उसका ड्यूअल नेचर होता है, ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी प्रूफ किया गया था, ठीक है ना। इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, आप इलेक्ट्रॉन को पास करते हो एक स्लिट से। कहाँ से? एक स्लिट से आप जब इसको इलेक्ट्रॉन को पास करते हो, इलेक्ट्रॉन की बीम को, तो होता क्या है, यहाँ कॉर्नर्स पे क्या होती है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसकी लाइट क्या होती है, स्प्लिट होती है, मतलब बेंड होती है। यहाँ पे लाइट क्या होती है, बेंड होती है। और ये जो बेंड लाइट है, जब इसकी इमेज हम लेते हैं आपके फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, ठीक है, तो हमें
ऐसे राउंड सर्किल्स दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? ऐसे राउंड सर्किल्स। ठीक है, आपके फिजिक्स में एक यंग स्प्लिट एक्सपेरिमेंट होगा। क्या होगा? यंग स्प्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, वो आता है, वहां पर आप इसे और डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़ते हो। ठीक है ना, ये जो स्प्लिटिंग होती है लाइट की, इसे हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये जो नेचर होता है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये यंग ने किया था आपके लाइट के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए, लाइट के वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, ये प्रूफ हुआ था। ठीक है, बट जब यहाँ पे हमने डेविसन और जर्मन दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब यहाँ लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन बीम को लिया और उन्होंने देखा सेम एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने देखा कि आपकी जो ये सर्कल्स बन रहे हैं, राउंड राउंड सर्कल्स बन रहे हैं, ठीक है ना, ये आपके इलेक्ट्रॉन बीम के लिए भी बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पहले तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल था, बट ऐसा तो नहीं है कि बाद में जैसे ही स्लिट से निकला वो एज ए वेव की तरह वर्क करने लग गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन था, जो पार्टिकल की नेचर तरह वर्क कर रहा था, उसी का नेचर क्या है? वेव नेचर भी होता है। ठीक है ना, अगर लाइट का जो नेचर है वो अगर ये एक्सपेरिमेंट शो करता है, तो आपका इलेक्ट्रॉन भी यही नेचर आपका एक्सपेरिमेंट शो करता है। ठीक है ना, तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट जो होता है वो भी प्रूफ होता है। डी ब्रोगली ने जो बताया था कि हाँ, वाकई में आपका जो मैटर है उसका होता है ट्विल नेचर, एक तो पार्टिकल और एज ए वेव। ठीक है ना, तो ये एक्सपेरिमेंट किया था आपके डेविसन एंड जर्मन ने। ठीक है ना, वो चीज़ भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। The wave nature of electron beam of electron, or we can say matter। ठीक है, matter लिखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। matter, the wave nature of matter is experimentally proven by Davison जर्मन एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, इसे आप बहुत डिटेल में फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक है ना, कोई झंझट नहीं है आपको, बट ये आपको ध्यान रखनी है कि मैटर का ये जो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट है, ये बताता है आपको कि जो मैटर है उसका ड्यूअल नेचर होता है। ठीक है, वो एज ए वेव आपके एज ए वेव और पार्टिकल दोनों की तरह वर्क कर सकता है। ठीक है, यहाँ जो पैटर्न होते हैं वो क्या होते हैं? सिमिलर टू लाइट। पैटर्न सिमिलर टू लाइट। ठीक है, जो लाइट के केस में हमें पैटर्न मिलते हैं वही आपके इलेक्ट्रॉन बीम के केस में मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम के, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो एज पार्टिकल होता है वो भी किसकी तरह वर्क करता है? एज लाइट। मतलब उसका भी नेचर क्या है? वेव नेचर है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के और क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है ना, ओके, तो अब हम देखते हैं कि डी ब्रोगली का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आगे क्या क्या आता है। ठीक है ना, तो डी ब्रोगली ने क्या किया, अगर आप देखोगे तो किसी भी वेव की जो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं, जो वेव की कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है उसकी वेवलेंथ। ठीक है, और वहीं अगर आप किसी पार्टिकल या मैटर की कैरेक्टरिस्टिक देखते हो तो वो होता है उसका मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? पी से इसको डिनोट करते हैं, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी से। ठीक है ना, ठीक है, तो उसने क्या किया, मोमेंटम और वेवलेंथ दोनों को एसोसिएट किया एक ही साथ में। ठीक है ना, वही इसका अगला कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, तो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपका? ही एसोसिएटेड द momentum of a moving particle with the wavelength of associated wave। ठीक है, उसने इन दोनों को क्या किया? एसोसिएट कर दिया, मतलब लेमडा और मोमेंटम दोनों को एसोसिएट किया उसने। ठीक है ना, उसने क्या कहा, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो भी आपका
पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, ठीक है ना, उसके साथ क्या होती है, उसकी एसोसिएटेड वेव होती है साथ में, ठीक है ना। पर ये क्या है, इसकी वैल्यू होती है बहुत इनसिग्निफिकेंट, मतलब नेग्लिजिबल के बराबर होती है। इसलिए ये जो चीज़ है आपकी, ये केवल और केवल आपके स्मॉल मास के पार्टिकल के लिए अप्लीकेबल होती है। ये है इसकी आपकी एसोसिएटेड वेव, ठीक है, एसोसिएटेड वेव, ठीक है। ये है आपका मूविंग पार्टिकल, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्मॉल मासेस। जब उसने देखा, उसने लेमडा और मोमेंटम के बीच में जो रिलेशन निकाला, वो निकाला था लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। यहाँ पी क्या होता है, मोमेंटम, ठीक है। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो लेमडा एक कांस्टेंट लगता है, दैट इज एच बाई पी। एच क्या है आपका, प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है आपका लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, या इसे हम लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मोमेंटम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है ना। ये भी फिजिक्स में आप पढ़ोगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आपको याद रख लेना है। मोमेंटम होता है P और P का वैल्यू क्या होती है, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। ये उसने देखी, ठीक है। अब मान लो मुझे किसी का हेवी मास के लिए अपने को प्रूव करना है कि उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ठीक है ना। देखिए, अगर मैं देखूं जैसे किसी भी व्यक्ति के लिए अगर हम डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना चाहें तो उसके लिए एच की वैल्यू क्या होती है, एच की वैल्यू हमें पता है 6.6 इंटू 10⁻−34, ठीक है। मास सपोज करो उस व्यक्ति का मास है 100 kg, ठीक है, ये 100 kg, ठीक है, इंटू वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी मान लो 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 1 सेकंड में वो 2 मीटर चल रहा है, ठीक है। यहाँ से आप अगर इसको कैलकुलेट भी करोगे तो ये जो वैल्यू है आपके पास लगभग कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी आपके पास लगभग 10⁻−36 के बराबर। इसका मतलब ये 10⁻−36 मीटर की वेवलेंथ है, जो कि क्या है, इनसिग्निफिकेंट है, बहुत ही ज़्यादा छोटी है, ठीक है, जो हमें दिखाई भी नहीं देगी, जिसको हम मेजर भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसलिए ये जो आपका डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट है, ये केवल और केवल किसके लिए एप्लीकेबल होता है, स्मॉल मासेस के लिए। हेवी मासेस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है। नो डाउट वेवलेंथ होगी, बट वो इतनी कम होगी कि वो इनसिग्निफिकेंट होगी, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। वहीं अगर स्मॉल मास ले लिया जाए, इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻−31 kg, ठीक है। उसकी वेलोसिटी ले लो आप 3 इंटू 10⁸ ले लो आप, ठीक है। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो 31 से ये गया 3 टाइम्स बचेगा, ये ऊपर आया तो 10⁻11, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करोगे 6.6 डिवाइड बाय 9 3 जा 27.3 इंटू 10⁻11, ठीक है। मतलब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हम क्या कह सकते हैं, इंटू 100 कर दो दोनों तरफ तो ये आ जाएगा 66, इंटू 10 भी करो तो 66 डिवाइड बाई 27.3 इंटू 10⁻12। यहाँ से ये लगभग कैंसिल कर दो आप इसको, ठीक है। ये कितने बार जाएगा, 2 टाइम्स 54 फिर कितना बचा 12.5, 2.5 मान लो आप, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगी लगभग आपके पास आएगी 2.5 इंटू 10⁻12, जो क्या है, एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है वेवलेंथ के हिसाब से। क्योंकि अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करें तो अपने पास वैल्यू कितनी आती है, 0.025 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए एक सिग्निफिकेंट वैल्यू दे रहा है, ठीक है। वहीं हैवी मासेस के लिए एक इनसिग्निफिकेंट वैल्यू दे रहा है, ठीक है ना। इसलिए हम इसको केवल और केवल स्मॉल मासेस के लिए काउंट करते हैं, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ये घूमता, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है ना। उस काइनेटिक एनर्जी से भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। मान लो सपोज करो आपका जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इफ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी, हाफ mv²। हाफ mv² को मैं कैसे लिख सकता हूँ, हाफ mv² डिवाइड बाई m इंटू एम, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से के का जो फॉर्मूला है आपके पास क्या आया, 1/2 mv² डिवाइड बाई m। mv की वैल्यू क्या होती है, p। तो यहाँ से आपके पास
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, दैट इज p²/2m। ठीक है, क्लियर। यहाँ से आप अगर p की वैल्यू निकालो, p की वैल्यू क्या आती है √2m/ke। यही वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ से ये जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा दैट इज लैम्डा इक्वल टू h/p, दैट इज लैम्डा इक्वल टू h/mv, या फिर लैम्डा इक्वल टू h/p की जगह आप ये लिख दो वैल्यू √2m/ke। अगर मतलब जो आपका पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी दी हुई है तो भी आप उसकी वेवलेंथ को निकाल सकते हो। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है, एक बार आप इसे नोट कर लो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो लैम्डा आपकी वेवलेंथ है वो अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है या फिर कोई भी चार्ज पार्टिकल है और उसको अगर हम किसी वी वोल्टेज से, ठीक है, वी वोल्टेज उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ में क्या एसोसिएटेड वेवलेंथ होगी, उसके लिए हम वेवलेंथ को लैम्डा को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम देखते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ठीक है ना। यहाँ लिख दीजिए फॉर हेवी मास, फॉर हेवी मास इट इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, और ये आपका फॉर स्मॉल मास। ठीक है, क्लियर है, एक बार आप इसे नोट कीजिए फिर हम आगे देखते हैं। ओके, देखिए अब अगर हम देखें आपके चार्ज पार्टिकल के लिए, किसके लिए, चार्ज पार्टिकल के लिए अगर हम बात करें किसी चार्ज पार्टिकल के लिए, अगर हम बात करें फॉर ए चार्ज पार्टिकल accelerate from the rest by applying voltage V। अगर हम V वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ठीक है ना, देखिए जैसे आपका ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, Q इस पे चार्ज है, ठीक है, इस पे अगर हम V वोल्टेज लगाते हैं, ठीक है, तो ये एक्सेलरेट होगा, किसी ना किसी एक्सेलरेट होगा, तो इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है और चार्ज और वोल्टेज क्या रिलेशन है वो हमको देखना है। ठीक है ना, तो ये फिजिक्स में ये भी आप पढ़ते हो कि जो आपका रेस्ट पे है पार्टिकल, वो जब आपके V वोल्टेज से एक्सेलरेट किया जाता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी वो इसके इक्वल होती है आपके चार्ज इंटू वोल्टेज के इक्वल होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Q इंटू वी, मीन्स काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है वो होता है आपके वर्क डन बाय अप्लाइड वोल्टेज। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ से आती है आपके पास Q इंटू वी। अपने पास एक फॉर्मूला पहले पड़ा हुआ है, दैट इज लैम्डा इक्वल टू h/p या लैम्डा इक्वल टू √2m/ke। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आप यहाँ लिखिए, तो यहाँ से आपके पास लैम्डा की वैल्यू आती है लैम्डा इक्वल टू h/√2m/q इंटू वी। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है जो भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई भी पार्टिकल है जिसको रेस्ट से एक्सीलरेट किया, रेस्ट से, अगर वो पहले ही मूविंग है तो उसके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन अगर उसको हम रेस्ट से अप्लाई करते हैं तो उसकी जो वेवलेंथ होती है दैट इज h/√2m/q इंटू वी। ठीक है, अब यही फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें किसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, एच की वैल्यू क्या होती है आपके पास 6.6 इंटू 10⁻34। ठीक है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, और यहाँ से Q की वैल्यू हम लिखें, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ठीक है, अगर हम ये सब वैल्यू को पुट कर दें तो हमारे पास लेमडा का एक और फॉर्मूला आएगा, किसके लिए,
इलेक्ट्रॉन के लिए और किसी पार्टिकल के लिए, ना प्रोटॉन के लिए ना न्यूट्रॉन, किसी भी पार्टिकल के लिए नहीं, केवल और केवल आपके इलेक्ट्रॉन के लिए। लैम्डा इक्वल टू √150 डिवाइड बाई वी, क्योंकि यहाँ केवल एक वी है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है। ये वैल्यू आती है आपके एंगस्ट्रॉम में, या इसको हम लिखते हैं 12.27 डिवाइड बाई √v, ठीक है। एंगस्ट्रॉम 150 का जो रूट होता है दैट इज 12.27, ठीक है। तो हमारे पास लेमडा के 4 फॉर्मूले हो गए टोटल, ठीक है। लेमडा के कितने फॉर्मूले हो गए? 4। लेमडा इक्वल टू h/p, या फिर लेमडा इक्वल टू h/mv, या फिर लेमडा इक्वल टू h/√2m ke, या फिर आपका लेमडा इक्वल टू h/√2m q इंटू v, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन है जो चार्ज पार्टिकल, तो लेमडा इक्वल टू √150 बाई वी, या फिर 12.27 डिवाइड बाई वी एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ वी वेलोसिटी नहीं है, वी क्या है? वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज। वी क्या है यहाँ पे? अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज है। नहीं तो कई स्टूडेंट्स इसको वी को वेलोसिटी भी बोल देते हैं, ठीक है ना। वी आपका स्मॉल वी है, यहाँ वाला वेलोसिटी है, ठीक है। ये मास है, ठीक है। और ये कैपिटल भी आपका अप्लाइड वोल्टेज है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो डी ब्रोगली ने हमें दिए थे, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, ठीक है। क्लियर है? याद नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप डिराइव कर सकते हो। लेमडा इक्वल टू h/p याद होना चाहिए। p होता है mv, p की जगह mv लिख दो। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², वहाँ से mv² से ये वैल्यू निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में mv की वैल्यू निकाल लो, ये फॉर्मूला आ जाएगा। फिर काइनेटिक एनर्जी q इक्वल टू होता है mv, ke इक्वल टू होता है आपका q इंटू वी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का वो फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। उससे आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। बट अगर आपको याद रहेंगे तो आपका टाइम बचेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के लिए आप डायरेक्ट भी इसे याद रखोगे, ठीक है। क्लियर है? इसे नोट कीजिए, फिर हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ओके, तो देखिए 2 क्वेश्चन है आपके, ठीक है, स्क्रीन पे, जो आपको नोट डाउन करने और ट्राई करने, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्रोटॉन इज इंक्रीज 9 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड इट वुड बिकम। मतलब आप काइनेटिक एनर्जी को 9 टाइम इंक्रीज कर देते हो तो वेवलेंथ का क्या होगा, ठीक है, वो आपको बताना है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रॉन, ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ठीक है, हैव काइनेटिक एनर्जीज ऑफ 16e, 4e एंड e रेस्पेक्टिवली। मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है 16e, प्रोटॉन की है 4e और अल्फा पार्टिकल की है e, ठीक है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ? उनके डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्या ऑर्डर रहेगा, जो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। ओके, देखिए, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। लेमडा अभी हमने देखा, लेमडा इक्वल टू क्या होता है? h/√2m ke, ठीक है। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके वेवलेंथ के, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को उसने क्या कर दिया? 9 टाइम इंक्रीज कर दिया। काइनेटिक एनर्जी होगी आपके इंक्रीज, तो वेवलेंथ क्या होगी? पहली बार डिक्रीज होगी, ठीक है। अब 9 टाइम, 9 मतलब रूट, अगर काइनेटिक एनर्जी को हम 9 टाइम इंक्रीज करेंगे तो बाहर आएगा, तो बाहर कितना आएगा? 9 का रूट कितना होता है? 3, ठीक है। तो लेमडा की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 1/3। क्लियर है? नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं, मैं वापस बताता हूँ। देखिए, पहले मान लो लेमडा वेवलेंथ थी, ठीक है। बाद में होगी आपकी लेमडा डैश, ठीक है, h/√2m इंटू के ई क्या कर दिया उसने? 9 टाइम इंक्रीज कर दिया, तो 9 इंटू के ई, पहले के ई तो अब 9 के ई होगी, ठीक है। तो लेमडा डैश इज इक्वल टू h/9 को मैं बाहर लेता हूँ, √9 कितनी वैल्यू आएगी? 3 बाहर, डिवाइड बाई √2m के ई। ये जो √2m के ई, इसको मैं क्या लेमडा लिख सकता हूँ? तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आएगी लेमडा डैश इज इक्वल टू लेमडा डिवाइड बाई 3। मतलब जो नई वेवलेंथ हुई वो पहले की क्या हो गई? 1/3। क्लियर है? ओके, इसे नोट कर सकते हो आप, ठीक है। क्लियर? ओके, अब देखिए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये आपका प्रोटॉन है और ये आपका अल्फा पार्टिकल है, ठीक है।
उनकी काइनेटिक एनर्जी दी हुई है आपको 16E, इसकी 4E और इसकी आपको दी हुई E, ठीक है। वेवलेंथ को आपको एसोसिएट करना है, ठीक है, क्लियर है। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू h/√2m/ke, ठीक है। अब यहाँ पे रोल आता है E के साथ साथ मास का, ठीक है, क्योंकि मास भी सबका क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो अब देखिए मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, हमें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग आपका 1840 टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल की अगर हम बात करें तो ये आपके मास ऑफ प्रोटॉन का 4 टाइम्स होता है, He2+ इसे हम बोलते हैं, ठीक है। He2+, इसका मास कितना होता है, 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ अगर मास की बात करें हम तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो लगभग आपका 1800 गुना कम है आपके प्रोटॉन के मास से, ठीक है। इसका मतलब ये जो मास है बहुत ज़्यादा कम है, इसका मतलब इसकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो लैम्डा ई जो होगी वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, पहली बात तो ये, ठीक है। क्योंकि मास क्या है, अल्फा और प्रोटॉन दोनों से इसका बहुत कम है, 2000 गुना कम है, ठीक है। जबकि आप काइनेटिक एनर्जी देखो तो और ज़्यादा है इसकी, तो ठीक है ना। तो इसीलिए आपका लेमडा ई जो है सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। मास ज़्यादा है ना तो लेमडा ई सबसे कम होगा, ठीक है ना। अच्छा मास कम है, ठीक है, मास कम है तो लेमडा ई आपका सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए। अब जिसके लिए मास और काइनेटिक एनर्जी का मल्टीप्लिकेशन जितना ज़्यादा होगा उसके लिए उसकी वेवलेंथ होगी उतनी ही कम होगी। अब देखिए अगर हम m और ke की वैल्यू फाइंड आउट करें इसके लिए तो मास ऑफ प्रोटॉन तो कितना है mp इंटू उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 4e, तो आंसर कितना है 4mp इंटू ई, ठीक है। ये तो इसके लिए वैल्यू है m इंटू के की। यहाँ पे अगर हम देखें मास कितना है इसका 4m इंटू पी, ठीक है, और एनर्जी कितनी है E, ठीक है। तो ये भी आता है आपके पास 4mp इंटू ई, मतलब मास और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दोनों के लिए क्या है, सेम है। अगर सेम है तो इससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगी वो भी क्या होगी, सेम। तो लेमडा इज ग्रेटर देन लेमडा पी एंड दैट इज इक्वल टू लेमडा अल्फा, क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन से भी आपको डील करना पड़ सकता है, ठीक है। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, इसे नोट कीजिए, फिर हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ओके तो देखिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज एसोसिएशन ऑफ डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट विथ बोहर मॉडल। जो वेवलेंथ का आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बोहर मॉडल के साथ एसोसिएट करते हैं, ठीक है ना। अगर हम दोनों को कॉन्सेप्ट को मिला दें तो क्या होता है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, एसोसिएशन ऑफ डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट विथ बोहर मॉडल। हम क्या कर सकते हैं, बोहर मॉडल के साथ उसको एसोसिएट करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, अगर हम देखें डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट विथ बोहर मॉडल, तो बोहर मॉडल के लिए बोहर ने सबसे पहले क्या बोला था कि फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, MVR जो होता है उसका एंगुलर मोमेंटम वो किसके बराबर होता है, NH/2π के, ठीक है ना। फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, उसके लिए क्या कंडीशन थी आपकी, MVR इक्वल टू क्या होता है, NH/2π, ठीक है, ये वैल्यू होती है, ये हमने देखा था, ठीक है। वहीं डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली लैम्डा किसके इक्वल होता है, H/mv के। तो इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, बोहर और डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट को मर्ज कर सकते हैं। यहाँ से मैं इस इक्वेशन को अगर लिखूं फर्स्ट वाली को तो मैं 2πr इक्वल टू NH/mv इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2πr इक्वल टू NH/mv। mv की वैल्यू मैं यहाँ से निकालता हूँ, यहाँ से लेने पर 2πr की वैल्यू आती है दैट इज NH/mv
mv की वैल्यू क्या होगी, h अपॉन लेमडा, h अपॉन लेमडा, लेमडा ऊपर गया, ठीक है, h से आपका h कैंसल, यहाँ से वैल्यू आती है 2 पाई r इक्वल टू n लेमडा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका ये, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके बोर भाई साहब ने तो क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, एज ए पार्टिकल के नेचर से। बट डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग वहां पे इलेक्ट्रॉन रोटेशन नहीं कर रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं हो रहा है, वहां पे एक वेव एसोसिएट जो है इलेक्ट्रॉन के साथ वो रिवॉल्व हो रही है, मतलब यहाँ पे पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका रोटेट नहीं कर रहा है, इससे एसोसिएटेड वेव है जो आपके क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इससे हमें पता चलता है। यहाँ से अगर हम n की वैल्यू निकालें तो n की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई r अपॉन लेमडा। n क्या होता था बोहर के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ शेल, अकॉर्डिंग टू बोहर नंबर ऑफ शेल, ठीक है, कि मतलब वो आपका इलेक्ट्रॉन है कौन से शेल में। बट अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली एन क्या शो करता है, नंबर ऑफ वेव्स को, कि उस शेल में आपके कितने नंबर ऑफ वेव्स हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली नंबर ऑफ वेव्स, कि उस इलेक्ट्रॉन के साथ कितनी वेव्स एसोसिएट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो मैं आपको कहूं n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर बोहर जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो थर्ड शेल में है, ठीक है, क्लियर है। बट अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एज ए वेव नेचर की तरह वर्क कर रहा है, और यहाँ पे 3 वेव है, कितनी वेव है, 3 वेव है। वन, टू एंड 3, ठीक है ना, इसको थोड़ा अपने को बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है, इस टाइप की इसकी यहाँ पे टोटल कितनी वेव होगी, 3, 2 कंजिक्यूटिव को आप क्रस्ट को ले लीजिए, एक वेवलेंथ, ठीक है, 1, 2 और यहाँ पे 3। इसका मतलब ये होता है अगर n इक्वल टू 4 हो, इसका मतलब क्या है, बोहर के अकॉर्डिंग तो आपका वो फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली आपके यहाँ पे कितनी वेव्स एसोसिएट है, 4, ठीक है ना, उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये थोड़ा सा लाइक दिस। कॉन्सेप्ट क्या है, जितने n की वैल्यू होगी उतने ही नंबर ऑफ वेव्स भी होंगी एसोसिएट, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है बोहर के अकॉर्डिंग, वो इलेक्ट्रॉन रोटेट एज ए पार्टिकल की तरह रोटेट नहीं कर रहा, वो एज ए वेव की तरह रोटेट कर रहा है, मतलब उसका जो रोटेशन है वो सर्कुलर नहीं है, वो क्या है, एज ए वेव की तरह रोटेट कर रही है, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो हमें इससे पता चलता है, मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, वहां पे वो एज ए वेव की तरह वर्क कर रहा है, किसकी तरह, वेव की तरह, ठीक है ना, क्योंकि उसकी वेवलेंथ है, ठीक है। तो आप कहीं यहीं पे लिख भी सकते हो, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली wave nature will dominate when an electron revolve around the nucleus। यही हमने पढ़ा था आपके बोहर मॉडल के ड्रॉबैक में, क्या पढ़ा था कि ये जो बोहर मॉडल है ये आपका डी ब्रोगली जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ
एसोसिएशन में नहीं, मतलब उसको ये प्रूफ नहीं करता है। यही है वो आपका नेचर, ठीक है, कि आपके डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है उसका नेचर वेव की तरह है, ठीक है, और वो एज ए वेव के अकॉर्डिंग आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करता है। जबकि बोहर ने माना था कि एक इलेक्ट्रॉन जो है आपका सर्कुलर पाथ पे रोटेशन करता है, ठीक है ना। तो यही है, इसी कॉन्सेप्ट को आपका बोहर मॉडल समझा नहीं पाया था, ठीक है, और उसी का आंसर है ये, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, क्लियर। यहाँ से हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, दैट इज 2πr इक्वल टू एन लेमडा। इसका मतलब क्या है कि अब हम किसी भी न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो रिवॉल्व हो रहा है आपका इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल, उसकी वेवलेंथ की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको पूछता हूँ कि आपका फोर्थ शेल है, ठीक है, कौन सा शेल है, फोर्थ शेल। तो फोर्थ शेल में जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ठीक है। तो हमारे पास लेमडा यहाँ से अगर हम निकालें तो 2πr अपॉन एन, 2πr अपॉन एन, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें रेडियस जो होती है वो एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो लेमडा इक्वल टू 2π इंटू एन स्क्वायर की वैल्यू अगर हम देखें, एन स्क्वायर मतलब अगर मान लो फोर्थ शेल है, कौन सा शेल है, फोर्थ शेल, तो एन की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 डिवाइड बाई एन की वैल्यू 4, यहाँ से ये कटा कैंसिल, लेमडा की वैल्यू आ गई 8π, ठीक है। तो इस तरीके से, और उसके साथ जो भी आपकी वैल्यू रहेगी, आर की जो वैल्यू हमने ली नहीं थी 0.529 एंगस्ट्रॉम में, ठीक है ना, एन स्क्वायर बाई जेड, वो अगर हाइड्रोजन के लिए तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये है, आपको समझना है कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो डी में आपकी जो इलेक्ट्रॉन है घूमते हुए न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी वेवलेंथ को हम डिफाइन कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, 2πr इक्वल टू एन पाई, एन लेमडा, ठीक है, क्लियर है। इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके ऊपर बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है ना, ये आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इन हाइड्रोजन एटम इफ x इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की आपको क्या दी हुई है, रेडियस दी हुई है, दैट इज x, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट, आपको थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेवलेंथ बतानी है, ठीक है। अभी हमने देखा था, सेम टू सेम एग्जांपल था वो, ठीक है। आप इसको पोज करके ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है। मैं ट्राई करूं, देखिए अगर हम देखें वही फॉर्मूला हमारा 2πr इक्वल टू एन लेमडा, ठीक है। बोहर ऑर्बिट मतलब फर्स्ट बोहर ऑर्बिट है, उसकी रेडियस आपको क्या दी हुई है, x। आपको थर्ड ऑर्बिट की रेडियस बतानी है। थर्ड ऑर्बिट की रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है आपके एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसका मतलब अगर फर्स्ट की आपको रेडियस दी हुई है x, तो आपके थर्ड की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, x की पावर कितनी होगी, कितनी दी हुई है आपको, x दी हुई है ना, तो थर्ड की होगी एन स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर, क्लियर है। और थर्ड ऑर्बिट है मतलब एन स्क्वायर, एन की वैल्यू है 3, मतलब 3 का स्क्वायर, क्लियर, दैट इज इक्वल टू एन लेमडा, क्लियर है। फर्स्ट के लिए वैल्यू दी है x, ठीक है। थर्ड ऑर्बिट के लिए रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होती है, एन की वैल्यू 3 है तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 9 टाइम्स, मतलब फर्स्ट की अगर x है तो वैल्यू कितनी आ गई आपके 9x, ठीक है। 9 स्क्वायर इंटू एक्स लिख लीजिए आप, ठीक है, दैट इज इक्वल टू आपका एन लेमडा। आपको क्या निकालनी है वैल्यू, वेवलेंथ, लेमडा की वैल्यू निकालनी है, और एन की वैल्यू कितनी है 3, लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2π, 3 का स्क्वायर 9, 9 से इंटू 9 इंटू एक्स, ये आपका x, या फिर इसको हम 9x ही लिख देते हैं, ठीक है। 9x डिवाइड बाई 3, 3 से गया ये 3 टाइम्स, तो लेमडा की वैल्यू आ गई आपके पास 6πx, 6πx, ये वाला आंसर, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। रेडियस क्या होती है देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, मतलब एन की वैल्यू 3 होगी, तो रेडियस अगर मान लो फर्स्ट वाली r थी तो r1 डिवाइड बाई r2 हम लिखेंगे तो एन स्क्वायर, n1 स्क्वायर डिवाइड बाई 9n स्क्वायर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि रेडियस क्या होगी 9 टाइम्स होगी, n1 से n1 कटा तो r2 की वैल्यू क्या आ गई आपके 9r1, मतलब r2 की जो वैल्यू है 9 इंटू r1 की वैल्यू क्या थी x, जो नेक्स्ट रेडियस है आपकी थर्ड ऑर्बिट की r2,
वो क्या है आपके 9x के इक्वल है, वही हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसे नोट कीजिए आप। फिर हम पढ़ते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर, आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब अगर हम पढ़ें आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, जो बोहर का मॉडल था वो आपके एक तो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, वो तो हमने देख लिया। ठीक है, वैसे ही आपका जो बोहर मॉडल था वो आपके हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी मेजर नहीं कर पाया था एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या होता है वो, दैट इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, अगर हम देखें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, तो देखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि आप एक घूमते हुए चार्ज पार्टिकल, कोई भी हो, वो इलेक्ट्रॉन ही क्यों ना हो, उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम एक साथ एक ही जगह एक्यूरेटली 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते हो। अगर आप उसकी पोजीशन 100% एक्यूरेसी के साथ फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो उसकी जो मोमेंटम है उसमें एरर बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर आप उसके मोमेंटम में उसकी जो वैल्यू है उसको अगर 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर करने की कोशिश करोगे तो उसकी जो पोजीशन है उसमें एरर क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, मतलब एक पॉइंट पर आप इलेक्ट्रॉन के लिए पोजीशन और उसका मोमेंटम आप डिफाइन नहीं कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ हमेशा एरर रहेगी। आपके जो बोहर भाई साहब थे उन्होंने क्या कहा था कि ये आपका न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है और यहाँ पे आपके r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, जबकि हाइजेनबर्ग ये कहता है कि यहाँ पे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये जरूरी नहीं है, r डिस्टेंस पे उसके मिलने की क्या है, प्रोबेबिलिटी है, मतलब मिल सकता है, मिलेगा जरूरी नहीं है। आपके बोर्ड ने कहा था कि r डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जबकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग का क्या कहता है कि उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। ठीक है, मतलब r डिस्टेंस पे आपको वहां इलेक्ट्रॉन मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता, मतलब उसकी हम केवल और केवल प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं बोल सकते हैं कि r डिस्टेंस पे आपका इलेक्ट्रॉन वहां मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, तो ये एक बेसिक चीज थी जो आपको डिफ्रेंशिएट करती है बोहर मॉडल को और हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग the position and the momentum of a moving particle cannot be determined with 100% accuracy। ठीक है, आप किसी भी मूविंग पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, सेकंड चीज जो इसने बोली थी दैट इज इफ वी ट्राई टू मेजर पोजीशन with 100% accuracy, then there will be error in the momentum। आप उसके मोमेंटम में एरर होगी। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, मीन्स आपके अगर आप मोमेंटम को
100% एक्यूरेसी के साथ मेजर करने की कोशिश करोगे तो आपकी पोजीशन में जो होगी एरर होगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। इसका मैथमेटिकल ये जो फॉर्म है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मैथमेटिकल जो फॉर्म है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है। दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। इसकी जो वैल्यू होती है, डेल्टा एक्स क्या है आपका अनसर्टेनिटी, या फिर इसको हम बोलते हैं एरर इन पोजीशन। डेल्टा पी क्या है आपका अनसर्टेनिटी या फिर एरर इन मोमेंटम। इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा h अपॉन 4 पाई के या तो इक्वल होगी या फिर उससे ज़्यादा होगी, उससे कम नहीं होती है। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन है, फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है अनसर्टेनिटी, या फिर इसे आप एरर भी बोल सकते हो इन पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा पी क्या है अनसर्टेनिटी, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो एरर इन मोमेंटम। क्लियर है। पी की वैल्यू क्या होती है, पी को हम बोलते हैं मास इनटू वेलोसिटी। पी क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो इसको हम एक दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या होता है, अब देखिए मास तो घूमते हुए चार्ज पार्टिकल है, मतलब जो आपका चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा है उसका मास तो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो मास तो आपका कांस्टेंट रहेगा m, चेंज किस में आएगा आपका वेलोसिटी में, ठीक है। दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। यहाँ से अपने पास एक फॉर्मूला और आता है, दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m, ठीक है ना। ये फॉर्मूला भी है जो आपको ध्यान रखना है, कभी कभी जो आपको अनसर्टेनिटी है वो वेलोसिटी में भी दे देते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी इसी फॉर्म को आपको डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, इसको आप h बार बाई 2 इस तरीके से भी नोट करके कहीं कहीं बुक में आपको लिखा हुआ मिल जाता है। यहाँ h बार की वैल्यू क्या होती है, दैट इज h अपॉन 2 पाई, ठीक है। वही फॉर्मूला है, केवल उसको इस टर्म में लिख दिया है। यहाँ सिंपल h होता है, यहाँ पे h को क्या करते हैं बीच में से काट देते हैं h डैश, ठीक है। वैल्यू दोनों की सेम ही है, ये आपको फॉर्मूला मेन याद रखना, पर कहीं कहीं बुक में आपको ऐसे फॉर्म में भी मिल जाता है, ठीक है ना, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। h डैश की वैल्यू क्या होगी आपकी h अपॉन 2 पाई, ठीक है। क्लियर है। ये होता है आपका हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि इसके क्या है अलग अलग फॉर्म होते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो हमने लिखा है ये मैथमेटिकल फॉर्म, इसका ये एक ही फॉर्म नहीं होता है। जैसे यहाँ से हमने एक दूसरा फॉर्म निकाला वेलोसिटी में, वैसे ही इसके अलग अलग फॉर्म भी होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो हम कैसे पता करें कि कौन कौन से इनके फॉर्म हो सकते हैं। अगर आपको 4 ऑप्शन दिए जाए तो आपको डिफाइन करने का आपको क्या एक तरीका अपनाना पड़ेगा, वो क्या है आपको यूनिट से फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे मान लो जैसे आपको ऑप्शन दे दिए जाए 4 ऑप्शन, ठीक है, एक ऑप्शन ये दे दिया जाए, एक ये दे दिया जाए, एक दूसरा ऑप्शन तीसरा और दे दिया जाए, चौथा ऑप्शन और दे दिया जाए, और आपको पूछा जाए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन है जो आपके हाइजेनबर्ग के मैथमेटिकल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो ठीक है, उसको डिफाइन करने के लिए आपको क्या एक ट्रिक अपनानी पड़ेगी, वो क्या है कि इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, ये इसके इक्वल है, इसका मतलब इसकी जो यूनिट होगी वो इसकी यूनिट के बराबर होगी। यहाँ पे h की यूनिट क्या होती है आपके जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। तो आपको वो टर्म देखनी है लेफ्ट हैंड साइड में जिसकी यूनिट आपके जूल इंटू सेकेंड आती है। जिस यूनिट की आपके यूनिट जूल इंटू सेकेंड आएगी वो फॉर्म आपका मैथमेटिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। जैसे एक फॉर्म होता है डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी, इसको क्या हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू यूनिट देखोगे आप तो जूल होती है, ठीक है, और टाइम होता है आपका सेकेंड, तो जूल इंटू सेकेंड। तो हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको पता करना है कि किस किस तरीके से फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसकी यूनिट फाइंड आउट करनी है आपको। उसकी यूनिट देख लो, अगर जूल इंटू सेकेंड आती है, क्योंकि एच की जो यूनिट है वो भी क्या है,
जूल इंटू सेकेंड। तो जिस जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म की आपकी यूनिट जूल इंटू सेकेंड आती है वो आपके रिप्रेजेंट करेंगे आपके किसके, हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल को। ठीक है, क्लियर है? आई होप ये क्लियर हुआ होगा। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल बनते हैं उनकी जो लैंग्वेज होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। वो सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके ऊपर क्या है, कन्फ्यूजन होता है, ठीक है ना। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। यहाँ से हमने वो चीज़ सीखी थी क्या, कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो क्या बताता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ आपका एक जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है उसकी हम केवल और केवल क्या बता सकते हैं, प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो ये पॉइंट है, ये भी आप नोट करके लिख सकते हो, ठीक है ना, कि अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग we can only find the probability of finding an electron around the nucleus ठीक है। हम केवल और केवल प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। एक और चीज कि ये जो आपका रूल होता है, आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है, ये केवल और केवल आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे आपका उसका था, ठीक है ना, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट था, वैसे का वैसे ही सेम है हाइजेनबर्ग का भी, ठीक है ना, केवल और केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। क्लियर? ओके, एक बार आप इसे नोट कीजिए। किया आपने? देखिए अब हम पढ़ते हैं इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, उनकी लैंग्वेज थोड़ी क्या है, टिपिकल हो जाती है। तो उस लैंग्वेज को अपने को समझना है, ठीक है ना। क्वेश्चन एक बार आपने लैंग्वेज समझ ली ना, तो उसके बाद आपसे क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। जैसे लैंग्वेज क्या बैठती है इसमें, अगर हम देखें, जैसे आपको वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है, वो दी हुई है आपको 10 टू द पावर, या फिर आपको दी हुई है 5 ± 0.1 मीटर पर सेकेंड। कोई भी एक पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल है, उसकी स्पीड आपको दी हुई है 5 ± 0.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अपने को क्या निकालना है। स्टूडेंट क्या करता है, डायरेक्टली कोई तो 5 लिख देगा, कोई 5.1 लिख देगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, बट उसमें ±1% की क्या है, एरर। मतलब उसकी वेलोसिटी 5.1 भी हो सकती है, या फिर 5 से 0.1 का मतलब 4.9 भी हो सकती है। इसका मतलब डेल्टा वी जो वेलोसिटी में आपकी एरर है वो कितनी है, 0.1, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। 5 नहीं लेना है, एरर जितने है 0.5 0.1 है तो उतनी ही लेनी है। दूसरी, अगर मान लो मूविंग पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी आपको दी हुई है 5 × 10⁶ प्लस 5%, ±5% आपको दी हुई है मीटर पर सेकेंड। इस केस में हमें वेलोसिटी कितनी लेनी, अपने को चाहिए डेल्टा वी, मतलब वेलोसिटी में एरर चाहिए अपने को, वेलोसिटी की वैल्यू नहीं चाहिए अपने को, वेलोसिटी में एरर की वैल्यू चाहिए डेल्टा वी की, जो हम यूज करते हैं, ठीक है। वो क्या उतनी होगी, 5 × 10⁶, उसका 5%, इससे इस वैल्यू से 5% ज्यादा भी हो सकती है, 5% कम भी हो सकती है, मतलब एरर कितनी है 5%। तो इस वैल्यू का 5% लीजिए आप, डिवाइड बाय 100, ये होगा आपके पास 25 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लियर, डेल्टा की बी की वैल्यू। थर्ड केस, इसकी लैंग्वेज भी आपको समझनी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कोई भी चार्ज पार्टिकल ले लो आप, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 10⁶ मीटर पर सेकेंड विथ एक्यूरेसी अप टू 1%। एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है 10⁶ मीटर पर सेकेंड से, और उसकी एक्यूरेसी क्या है 1% है। तो आपको एरर निकालनी है डेल्टा वी,
क्या होगी, वो होगी आपके पास 10⁶ इंटू 1%, मतलब 1% ज़्यादा भी हो सकती है और 1% कम भी हो सकती है, दैट इज 10⁴ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। इसी लैंग्वेज को मैं अगर लिखूं कि इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 10⁶ मीटर पर सेकेंड विथ एक्यूरेसी अप टू 99.9%, तब आप मुझे बताइए डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी। एरर कितनी होगी, 99.9%। गलत। अगर आप स्पीड मेजर कर रहे हो तो उसमें 99.9% एरर कैसे आ सकती है। अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ, कोई काम कर रहा हूँ, कहीं मेजरमेंट ले रहा हूँ, तो उस चीज़ में 99.9% एरर नहीं आ सकती है, ठीक है, या तो वो वैल्यू ही गलत है, ठीक है। हाँ 1-2% की एरर आ सकती है, ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें 1-2% की एरर आ सकती है, ठीक है, लेकिन मेरे पढ़ाने में 99.9% की एरर हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसीलिए इस केस में हम क्या लेते हैं, आपके जो एरर लेते हैं वो कितनी लेते हैं, 0.1%। कितने लेते हैं, 0.1%, मतलब 10⁶ इंटू 0.1 डिवाइड बाई 100, ठीक है, दैट इज 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। कम एरर जो होती है कम होती है, ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। जैसे 1%, 2%, 5% हमने एरर ले ली तो वो एरर होती है। अगर आप 95% एरर लोगे तो एक्यूरेसी कितनी हुई, 5%, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। एरर हमेशा आपकी लो वैल्यू ही रहेगी, ठीक है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 99% एक्यूरेसी रहेगी और 0.1% एरर रहेगी। यहाँ पे क्या था, एक्यूरेसी वर्ड वही है, सेम वर्ड है, लेकिन एक्यूरेसी क्या है, अप टू 1% है, तो वो 1% किस में काउंट होगा, आपके एरर में काउंट होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये जो लैंग्वेज है इनको ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि लैंग्वेज में ही सारे क्वेश्चन गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, ठीक है। इसके बाद हम इसके ऊपर बेस्ट एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है। मास दिया हुआ एक पार्टिकल का 10⁻⁻10 ग्राम, ठीक है। वेलोसिटी दी हुई है आपको 10⁶ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, विथ 0.001% अनसर्टेनिटी, ठीक है। देन कैलकुलेट डेल्टा एक्स। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और आंसर चेक करना है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, क्योंकि वेलोसिटी है तो आपको वेलोसिटी वाला फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, ठीक है। अब देखिए मिनिमम एरर हम हमेशा निकालते हैं, ग्रेटर देन वैल्यू को हम नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, मिनिमम एरर, मतलब इसमें मिनिमम एरर तो इतनी रहेगी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल टाइम हम उसको इक्वल लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे डेल्टा एक्स तो अपने को निकालना है, डेल्टा वी वेलोसिटी कितनी है आपकी 10⁶ मीटर सेंटीमीटर पर आपका सेकेंड, ठीक है, सेमी पर सेकेंड है। क्लियर है। आपको डेल्टा वी निकालना है, अनसर्टेनिटी निकालनी है। डेल्टा वी क्या होगा आपका 10⁶ इंटू 0.001% है तो डिवाइड बाई 100, ठीक है। क्लियर है। यहाँ से आप सोल्व कीजिए, डेल्टा वी की वैल्यू आती है आपके पास 5, 3 तो यहाँ पे कैंसिल, ठीक है, 2 यहाँ से कैंसिल, तो 10। डेल्टा वी की वैल्यू आएगी आपके पास 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कितनी होगी डेल्टा वी आपके पास 0.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। यहाँ 4πm आता है, ठीक है, मास भी आएगा। मास आपको दिया है ग्राम में, आपको मास हमेशा लेना है इस क्वेश्चन में किलोग्राम में, कहाँ किस में लेना है, किलोग्राम में। तो आप लिख भी सकते हो मास इज ऑलवेज टेकन इन केजी, किलोग्राम में लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लिखिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी कितना है 0.1, ठीक है, इज इक्वल टू h 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाई 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू m। मास किसका है 10⁻⁻10 ग्राम दिया हुआ है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड बाई 1000 करते हैं। डिवाइड बाई 1000 करोगे तो मास की वैल्यू 10⁻13 आएगी।
यहाँ से आपको डेल्टा एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आई एम श्योर आप इतना कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो देखिए ये होता है, इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, जो आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है? तो देखिए आज हमने डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट देखा। ठीक है, उससे पहले हमने बोहर का मॉडल देखा था, उसके ड्रॉबैक देखे थे, और उसमें हमने पढ़ा था कि जो बोहर का मॉडल है वो डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दोनों को अकाउंट में नहीं लेता है, मतलब दोनों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। वही चीज़ आज हमने देखी डी ब्रोगली वेवलेंथ में। ठीक है, हमने फॉर्मूला डिराइव किया लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m के ई, या फिर लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m क्यू इंटू वी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू होता है रूट ओवर 150 डिवाइड बाई वी। यहाँ पे वी क्या है आपका वोल्टेज। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि बोहर ने बोला था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, रोटेट कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, जबकि आपके डी ब्रोगली ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन रोटेट नहीं कर रहा है, आपका एक वेव रोटेट कर रही है। ठीक है, उसका जो शेल है, जैसे फोर्थ शेल है, तो आपका इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में नहीं है, फोर्थ शेल में है, लेकिन वो एज ए पार्टिकल की तरह कंटिन्यू रोटेट नहीं कर रहा है, वो एज ए वेव की तरह रोटेट कर रहा है। ठीक है, उसका वो रिवोल्यूशन होता है। ठीक है, उसके बाद हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखा। उसमें भी जो बोहर ने बताया था कि आपको r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जबकि हाइजेनबर्ग ने हमें क्या बताया कि r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, 100% एक्यूरेसी नहीं होती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें थी जो बोहर के ड्रॉबैक थी, वो आज हमने देखी। ठीक है, हमने हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी देखा। ठीक है, और बीच बीच में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर हम हाइजेनबर्ग से ही रिलेटेड कुछ और टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।